स्पेस, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि स्पेस कितने रहस्यों से दबा हुआ है। अंतरिक्ष में आज भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनको साइंटिस्ट नहीं खोज पाए। साइंटिस्ट जितने रहस्यों का पता करने की कोशिश करते हैं, स्पेस उन्हें और रहस्यों में बांध लेता है। तो आज आप इस वीडियो में स्पेस की कुछ ऐसे रहस्यों को जानोगे जिसको सुनकर आप एक ही शब्द बोलेंगे, फैंटास्टिक। द सन इज़ लूजिंग मास। हमारा सूरज हमें रोशनी देता है, हमें ज़िंदगी भी इसी ने दिया है, लेकिन जब हमारा सूरज जलता है तब पर सेकेंड 511652193360 kg हाइड्रोजन को भी बर्न करता है, और इसके साथ साथ पर सेकेंड 507751298978 किलोग्राम हीलियम को भी पर सेकेंड में बर्न करता है। और इतने हाइड्रोजन और हीलियम को बर्न करने से हमारा सूरज पर सेकेंड 3900894382 kg मास को लूज़ करता है, और ये सिर्फ इतना परसेंटेज है हमारे सन के लिए। नंबर 9, वर्म होल्स। वर्म होल्स वो रास्ता है जिससे हम स्पेस के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। वर्म होल्स के थ्रू हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। वर्म होल से हम टाइम के किसी भी छोर पे आ जा सकते हैं। वर्म होल्स के ऊपर फैंटास्टिक को एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लाएगा, लेकिन इस वीडियो में आप कॉन्सेप्ट को जानिए कि वर्म होल्स होते क्या हैं। पहले तो वर्म होल्स को समझने से पहले आप स्पेस टाइम को समझना पड़ेगा। स्पेस टाइम एक फैब्रिक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा जिस पे कोई भी मैटर, स्पेस में जितने भी मैटर है सब स्पेस टाइम के ऊपर है। जैसे कि ये मैटर है, हमारा अर्थ भी स्पेस टाइम के ही ऊपर है रहता है। ग्रेविटी का बहुत बड़ा कारण है स्पेस टाइम। इस इमेज को देखिए, यहाँ पे है ये स्पेस टाइम, यहाँ पे कोई भी मैटर, और यहाँ पर स्पेस मैटर के वेट के कारण बना हुआ गड्ढा। क्या होगा अगर हम स्पेस टाइम को इस तरह से फोल्ड कर दें? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो गड्ढा है, और यहाँ पे दूसरा गड्ढा जो दूसरे मैटर के कारण बना, और दोनों गड्ढा मिल करके एक पाथ बना है। इस इमेज में यहाँ पर एक नॉर्मल स्पेस टाइम, यहाँ पर गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इस इमेज में भी गड्ढे बढ़ रहे हैं, और गड्ढे बढ़ करके दो एक दूसरे से मिल करके इस टाइप का एक हॉलो पैसेज बना देते हैं, और यही हॉलो पैसेज वर्म होल है। इस इमेज को देखिए, और इस इमेज को भी यहाँ पर देखिए। अगर हम इस पाथ से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट में जाए तो, या फिर अगर हम इस पॉइंट से ट्रैवल करें तो शॉर्टकट कौन सा होगा? वर्म होल वाला। वर्म होल सेम यही काम करता है, शॉर्टकट पाथ बनाता है दूसरे जगह जाने से। फैंटास्टिको, वर्म होल्स, टाइम ट्रैवल और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सेपरेट वीडियो ज़रूर लाएगा। नंबर 8, द हैंड ऑफ गॉड। आपके स्क्रीन्स पर जो इमेज है वो एक हाईली एक्सरेड इमेज है। वो एक नेब्यूला यानी अंतरिक्षी बादल है। ये इमेज देखिए, क्योंकि मैं तो इससे थोड़ा जूम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये एक ब्लू स्पॉट, ये एक एक्चुअली स्टार है जो एक्सप्लोड कर गया है, और उस एक्सप्लोजन से हर जगह मटेरियल्स इजेक्ट हुए हैं। और इस इमेज को खींचा है नस्टार यानी नासा's न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप अरे ने, और इसको पल्सर विंड नेब्यूला भी कहा जाता है। और ये बहुत डेंस है, बहुत गहरा है। इस एक्सप्लोजन से जो मटेरियल्स बाहर आए उसे पल्सर कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ब्लू डेंस एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वो पल्सर पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे इतने अच्छे से इंटरैक्ट किए कि वो एक हाथ का शेप का बन गए। नंबर 7, द बूट्स वाइड। पूरे अंतरिक्ष में हर जगह कुछ न कुछ ज़रूर है, जैसे स्टार्स, प्लानिटरी सिस्टम्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक जगह है जहाँ कुछ नहीं है, द मिस्टीरियस वॉइड और द बूट्स वॉइड। यहाँ पर देखिए, ये खाली जगह, ये यहाँ पर कोई भी स्टार्स नहीं है, लेकिन इस जगह पे हर उसके चारों तरफ स्टार्स का डेंसिटी बहुत है, और ये कुल 165 मिलियन लाइट ईयर्स के स्ट्रेच में फैला हुआ है। इस इमेज को देखिए, सर्कल के अंदर स्टार्स का डेंसिटी बाहर से बहुत कम है। बहुत से साइंटिस्ट ये सोचते हैं
कि इस पूरे 165 मिलियन लाइट ईयर्स के एरिया में कोई हाईली एडवांस सिविलाइजेशन अपना एक ऐसा डिवाइस बना रहा है जो पूरे ब्रह्मांड जितने भी गैलेक्सीज़ हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी मैटर है, सबके एनर्जी को खींच करके एक काम में, एक पर्टिकुलर काम में लगा सके, और उसको डायसन स्फीयर बोलते हैं। उस डिवाइस को डायसन स्फीयर बोलते हैं। नंबर 6, मून। हर एक प्लैनेट का एक्सेप्ट वीनस एंड मार्स खुद का चांद होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ किसी चांद का ही चांद हुआ, तो एक बच्चे ने बिल्कुल यही सवाल पूछा था कि क्या होगा अगर चांद का चांद हो। तो अगर ऐसा है तो उसे कहेंगे मून, यानी चांद का चांद। नंबर 5, पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड या पैरेलल डायमेंशन एक अवधारणा है, यानी कॉन्सेप्ट है, जो बताता है कि हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद है, और हमारे ब्रह्मांड में आप जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे ब्रह्मांड में ज़रूर हो रहा होगा। एक बात और, देयर आर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ एंड इन्फिनाइट यूनिवर्स। और आप जो अपने ब्रह्मांड में सोचते हैं, भले ही आपके ब्रह्मांड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो दूसरे ब्रह्मांड में ज़रूर पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने ब्रह्मांड में एक टीचर हो, लेकिन हो सकता है कि किसी और ब्रह्मांड में आप टीचर ना हो करके एक सिंगर हो, या फिर हो सकता है कि किसी और ब्रह्मांड में आप एक मांगा राइटर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी और ब्रह्मांड में एक डांसर या एक्टर हो। याद रखिएगा, देयर आर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ एंड इन्फिनाइट यूनिवर्स। एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन सब एक दूसरे का हम शक्ल टाइप का ही है। आप बोल सकते हैं कि आप अपने ब्रह्मांड में जो भी चीज़ सोचते हो वो दूसरे ब्रह्मांड में ज़रूर हो रहा होगा, प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट में। पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर फैंटास्टिक हो एक सेपरेट वीडियो। नंबर 4, ब्लैक होल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय क्या है, तो उसका आंसर होगा ब्लैक होल्स। साइंटिस्ट आज भी इसके बारे में आधी बात भी नहीं जान पाए हैं, तो पूरी बात तो बहुत दूर की बात हो गई। आज के थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल्स के अंदर बहुत ग्रेविटी है, इतनी कि वो लाइट को भी बेंड कर देती है। अगर कोई भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वो कभी बाहर नहीं आती। एक ब्लैक होल का पूरा ग्रेविटी इस पॉइंट पे है, इसका नाम सिंगुलैरिटी है, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी छोटा है, यानी इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर हम अपने अर्थ को प्रेशराइज करके एक मार्बल के साइज़ का बना दें तो हमारा अर्थ भी एक ब्लैक होल बन सकता है। तो सोचिए, अगर हम कोई स्टार को एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का बना दे तो स्टार के पास तो ऐसे भी अर्थ से बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होता है, और अर्थ भी एक ब्लैक होल बन सकता है। तो अगर हम स्टार्स को बना दे तो एक्चुअली स्टार्स प्रेशराइज से नहीं, सुपरनोवा से बनते हैं, यानी एक्सप्लोजन से। और एक्सप्लोजन से ब्लैक होल बनने का मतलब है बहुत से ग्रेविटी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाए। हम अर्थ को भी एक ब्लैक होल बना सकते हैं। बहुत से साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ब्लैक होल्स दूसरे दुनिया में जाने का एक रास्ता है, यानी हम ब्लैक होल्स के द्वारा हम किसी और ब्रह्मांड में वर्म होल के थ्रू जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम ब्लैक होल के थ्रू अंदर जाएंगे, वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करेंगे, और वाइट होल से हम बाहर निकल सकते हैं दूसरे ब्रह्मांड में। एक ब्लैक होल के थ्रू हम अपने ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड ट्रैवल कर सकते हैं। एक ब्लैक होल में लाइट, टाइम, फिज़िक्स के सारे लॉ सब फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल पे आप अपने विचार कमेंट करें। नंबर 3, वाइट होल्स। जैसे हमारे ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल है, वैसे ही एक वाइट होल भी मौजूद है, जो ब्लैक होल का अपोजिट होता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में
एक वाइट होल स्पेस टाइम और सिंगुलैरिटी का एक काल्पनिक क्षेत्र है। ब्लैक होल में कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर जाता था, लेकिन वाइट होल में अंदर जा नहीं सकता है कोई भी हाल में। वो वाइट होल बाहर फेंकता है, रिपल्शन का काम करता है वाइट होल्स। ब्लैक होल अट्रैक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर लेता था, लेकिन वाइट होल्स रिपल्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को बाहर फेंकता है। और हाँ, एक और फैक्ट ये है कि जो भी मैटर ब्लैक होल के अंदर जाता है, ध्यान दीजिए, ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वो वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करके वाइट होल से दूसरे ब्रह्मांड में बाहर आ जाता है, जैसा कि मैंने नंबर 4 ब्लैक होल्स में बताया था। नंबर 2, डार्क मैटर। डार्क मैटर एक नॉर्मल मैटर नहीं है। सबको पता है कि नॉर्मल मैटर वो होता है जिससे हम मास होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है, लेकिन डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जिसका कोई मास वॉल्यूम नहीं होता, उसे हम देख भी नहीं सकते। नॉर्मल मैटर एटम से बनता है, लेकिन डार्क मैटर बारियॉन से बनता है, और ये बारियोनिक पार्टिकल्स मिल करके बारियोनिक क्लाउड बनाते हैं, और यही बारियोनिक क्लाउड डार्क मैटर है। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी है और उससे कम डार्क मैटर, और सिर्फ 5% ही है पूरे यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर का। नंबर 1, डार्क एनर्जी। बिग बैंग के बाद हमारा यूनिवर्स फैलने लगा, एक्सपैंड होने लगा, लेकिन क्यों? हमारा ब्रह्मांड पहले से आज ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन क्यों? इस पाई चार्ट में देखिए, 68.3% डार्क एनर्जी, 26.8% डार्क मैटर और 4.9% नॉर्मल मैटर या एटम्स। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी है। और हाँ, आपके फ़ोन के स्क्रीन और आपके बीच में जो डिस्टेंस है उसमें भी 68.3% डार्क एनर्जी ही एग्जिस्ट करता है। हमारे ब्रह्मांड को डार्क एनर्जी ने बांध के रखा हुआ है और सबसे ज़्यादा अमाउंट भी डार्क एनर्जी का है। एक और बात, मोर इज़ अननोन दैन इज़ नोन, यानी जितना ज्ञात है उससे ज़्यादा अज्ञात है।